चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां रोमांच, थ्रिल, एडवेंचर और सस्पेंस सारी चीजें एक ही वीडियो में मिलेंगी। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लकड़ी का सांप बना दिया जाता है। और वो कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुनिया, इस कहावत को भी आसमान से उतार कर आपके सामने यानी कि धरातल पर रख दूंगा। अर्थात आपके सामने इसी से संबंधित उदाहरण पेश करूंगा। आज बरमुंडा ट्रायंगल की शुरू से लेकर आज तक की इसकी सारी कहानियां आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा और अंत में आप खुद अपने मुंह से इस ताई के वाक्य को दोहराओगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं माधव। बस आप लोग अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. सबसे पहले जिसकी बात करनी है उसकी पोजीशन जान लेते हैं कि आखिरकार समुद्र में वो लाई कहाँ करता है। इससे हमें आगे फ्यूचर में इसको समझने में काफ़ी आसानी है। जो बरमुडा ट्रायंगल की लोकेशन है वो अटलांटिक ओशियन में है। ये फ्लोरिडा से लेकर बरमुडा तक और फिर प्यूर्टो तक फैला हुआ है। इसका कुल एरिया है जो वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। तो जितना भी ये एरिया है वो सारा अमेरिका के पास लाई करता है और कैरिबियन आइलैंड के आसपास। बरमुडा ट्रायंगल की स्टोरी कोई आज या कल की नहीं है। ये आज से लगभग 500 साल पहले की है, जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में वोयेज पर निकला और इसने अमेरिका की खोज कर डाली गलती से। जब यह बरमुडा के पास पहुंचा तो कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा। जी हाँ, जो कोलंबस था वो अपनी एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें वो दिन भर की दिनचर्या लिखता था। इस एरिया में काफी विचित्र घटनाएं घटी थी जिससे उसका पूरा क्रू भी डर गया, ऐसा उसने अपनी डायरी में लिखा। जिसमें आगे और भी लिखा है कि यहाँ समुद्र में कोई रोशनी आसमान से आकर उसकी आंखों के सामने समुद्र में समा गई। देखने में वो ऐसा लग रहा था कि मानो मोमबत्ती की लाइट समुद्र में ऊपर नीचे हो रही हो। बरमुडा ट्रायंगल के अभिशापित होने की बात सबसे ज्यादा प्रचलित में तब आई जब फ्लाइट 19 का इंसिडेंट हुआ। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। समय था तकरीबन दोपहर के 2:10 का। 5 टोरपीडो बॉम्बर जो 3 घंटे के डेली रूटीन ट्रेनिंग पर थे, जिसमें टास्क था कि पहले से ही 2 जगह तय होंगी और उन पर बम गिराकर वापिस आना था। टोटल 14 का क्रू था जिसमें कई पायलट सिकदड़ थे। मतलब सिकदड़ का मतलब होता है कि जो नए नए ट्रेनी थे उनको अभी काम सिखा रहे थे। इनमें से सबसे ज्यादा अनुभवी और इन सब के इंचार्ज यानी जो लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कारोल टेलर, जो कि एक वॉर वेटरन भी रह चुके हैं। वॉर वेटरन क्या होता है, मतलब जिन्होंने वॉर में भी उनका वॉर का भी एक्सपीरियंस है। साथ ही जो इनका जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था वो 2500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस इनके पास था। इन्होंने फ्लोरिडा से 2:10 पर अपनी उड़ान भरी और बहामास के पास जाकर तय लोकेशन पर बम गिराने के बाद लेफ्ट में मुड़ते हैं। लेकिन मौसम ड्रामेटिक तरीके से खराब हो जाता है और टेलर सभी को मिशन को अबॉर्ट यानी कि मिशन को वापस ले जाने के कहते हैं कि भाई हम वापस चलेंगे, अब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तभी टेलर अपने पास वाला कंपास निकालते हैं, लेकिन तभी टेलर के प्लेन में लगा कंपास खराब हो जाता है। तभी टेलर अपने पास वाला जो बैकअप कंपास होता है उसको निकालते हैं और वो भी खराब मिलता है। इसी तरह सभी का कंपास खराब हो चुका था और वो रास्ता भटक चुके थे। कंपास खराब होने के कारण टेलर काफी चिड़े लगते हैं उस समय पर और उनके रेडियो से काफी कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलते हैं। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम और भी बिगड़ा और शाम के 4:56 पर टेलर कहते हैं कि हम लोग फ्लोरिडा के वेस्ट में फ्लाई कर रहे हैं। अगर वे फ्लोरिडा के वेस्ट में फ्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे गल्फ ऑफ मैक्सिको में फ्लाई कर रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं हमें वापस जाने के लिए ईस्ट में फ्लाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर पायलट को लगा कि हम लोग फ्लोरिडा के ईस्ट में फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। अब आप ये आवाज सुनिए एक पायलट की। Damn it! If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it! तो आप उस समय की सिचुएशन समझ गए होंगे ना कि ईस्ट वेस्ट कितना कंफ्यूजिंग कर देने वाला माहौल था, क्योंकि एक गलत कदम आपको मौत के बहुत नजदीक लेके जा सकता था। और फिर क्या था, वही हुआ जिसे आप और हम लोग कहेंगे कि डेथ इज अनप्रिडिक्टेबल।
ह्यूमन बीइंग कांट प्रिडिक्ट इट। जी हाँ, फ्यूल खत्म होने के कारण ऑल क्रू समुद्र के आगोश में चला गया। आपको बता दें कि मिशन का टाइम 1:45 पर शुरू होना था, लेकिन टेलर लेट आया था तो मिशन 2:10 पर हुआ था। तो मैं तो यही कहूँगा शायद उस दिन टेलर आता है तो ये सब घटना ना घटती। इसके कुछ देर बाद ही एक मरीनर नाम का खोजी जहाज लगाया गया जिसमें 13 का क्रू था और इनका भी अंजाम वही हुआ जिसकी कल्पना यूएसए ने तो कभी नहीं की होगी। सभी 27 क्रू एक मिस्टीरियस तरीके से उस नींद में चले गए जहां से वापस आना मानव जात के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर वो उठता है कि मरीनर नाम का जो जहाज था वो एक सी प्लेन था, यानी कि वो समुद्र पर लैंड कर सकता था। और इसके बाद सबसे बड़ा खोजी अभियान शुरू हुआ था उन दिनों का, जो 5 दिन तक चला था, जिसमें 300 बोट और प्लेन भी लगाए गए थे। अगर वो जहाज वहां पर उतर जाता तो उनको खोज लिया जाता। तो ये भी एक मिस्टीरियस क्वेश्चन बनता है कि उस प्लेन ने लैंड क्यों नहीं किया समुद्र के ऊपर। इस पूरे घटनाक्रम को कहा जाता है फ्लाइट 19। अब एक और मिस्टीरियस स्टोरी है जिसका नाम है यूएसएस साइक्लोप्स। इसका जो साइक्लोप्स नाम पड़ा था वो ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जायंट्स। ये एक अमेरिका का कार्गो शिप है जिसकी लंबाई 165 मीटर थी। इसमें उस समय जब ये अपनी आखिरी वोयेज कर रहा था, इसमें 306 लोग सवार थे। और आपको बता दूं कि मैं वोयेज का मतलब यूज कर रहा हूँ वो इसलिए कि आपका शब्दकोश का ज्ञान भी बढ़ सके। वोयेज का मतलब होता है लंबी समुद्री यात्रा करना। और अमेरिका का ये एक कार्गो शिप था जिसमें ट्रूप्स कई बार, उस समय आपको पता है वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, तो इसमें ट्रूप्स को लेके जाया जाता था और कई बार खनिज संसाधनों को जैसे कोयल को, मैग्नीशियम को भी लेके जाया जाता था। और ये शिप अपने समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप माना जाता है, जिसकी जो स्पीड थी वो 15 नॉटिकल पर माइल थी। इस शिप पर डिस्ट्रेस सिग्नल भी लगा हुआ था। डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों लगा हुआ था? क्योंकि उस समय पर सोमालिया के लुटेरों का बहुत ज्यादा डर था और ये शिप ज्यादा कीमती थी क्योंकि और वे सोमालिया के लुटेरे इसको लूट सकते थे। और डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में एक हेल्प का मैसेज सभी के पास चला जाता है, जितने भी रेडियो सिग्नल होते हैं वगैरह पर। इसमें जो यात्रा की थी इसने की थी 4 मार्च 1918 ने इसने अपनी आखिरी यात्रा की थी, जो ये यूएसए के बल्टीमोर से ब्राजील की तरफ जा रहा था। ये 9 दिन का सफर था और इसके अंदर 11,000 टन का मैग्नीशियम जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है वो इसके अंदर था। ये लेकर ये जा रहा था। जब ये शिप अपनी यात्रा पर निकला तो इसने मैसेज भी दिया था, मौसम बिल्कुल क्लियर है, ऑल डन। लेकिन फिर एकदम अचानक तरीके से ये शिप गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। और इसके साथ साथ 306 लोग जो इस पर सवार थे वे भी कभी नहीं मिले। तो ये भी एक मिस्ट्री बनती है क्योंकि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हुआ जिसका आज तक भी पता नहीं लग पाया कि इसके गायब होने का मतलब ही क्या था। जब इस पे कहते हैं कि डिस्ट्रेस सिग्नल भी शिप ने नहीं दिया था, एकदम अचानक से ये शिप गायब हो गया था। ऐसी ही एक और घटना 1881 में एलिन ऑस्टिन जहाज पर घटित हुई। या यूं कहें ये जो घटना ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक और दिल को डरा देने वाली घटना है। ये जहाज कुल 210 फीट लंबा और ये अपने रेगुलर रूट पर था लंदन से न्यूयॉर्क जाने पर। और जब ये बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है तो जहाज के कैप्टन अपने खुफिया लेंस से एक दूसरे जहाज को देखते हैं। जब ये जहाज उसके करीब पहुंचता है तो उस जहाज पर कोई भी चहल पहल दिखाई नहीं देती। वे पूरे 2 दिन तक इस जहाज का इंतजार करते कि इस जहाज से कोई सिग्नल मिल जाए इनको कि इस जहाज पर कोई बंदा है या कोई क्रू है भी या नहीं है। लेकिन जब 2 दिन का इंतजार कैप्टन का खत्म हो जाता है और फिर वो अपने क्रू को इस जहाज पर भेजता, तो जहाज पर जब वो अपना क्रू भेजता तो पूरे क्रू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि शिप पर कोई भी क्रू मौजूद नहीं था और इस पर ना ही समुद्री डाकुओं ने हमला किया था, क्योंकि ना तो इस शिप का कोई सामान गायब था और महंगा का सामान था वो भी ऐसा का ऐसा रखा हुआ था, यानी किसी ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रखी थी। फिर एलिन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन इस जहाज को अपने साथ ले चल पड़ता है, उसमें अपना क्रू भेजकर। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर एक भयंकर तूफान आ जाता है जिसमें दोनों जहाज बिछड़ जाते हैं। फिर तूफान शांत होने के बाद कुछ देर बाद कैप्टन अपने स्पाई ग्लास से इस जहाज को फिर से देखता है और जहाज के पास जाने पर देखता कि जो उसके पहले वाला क्रू था वो भी गायब हो गया, यानी कि पहले तो इस पे था ही नहीं कोई। फिर वो जो उसने अपना क्रू भेजा वो भी गायब हो गया। और कहते हैं कि इस चीज को दोबारा कैप्टन ने अपना क्रू इस पर भेजा और दोबारा इस जहाज को अपने पीछे लिया और वही हुआ जो पहले हुआ था। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहा और फिर एक तूफान आया और फिर दोनों जहाज पिछड़ गए। और फिर जब ये जहाज मिला तो उस पर वो दूसरे वाला क्रू भी भेजा था वो भी गायब मिला। तो इस बार जो कैप्टन की ये समझदारी थी कि अब की बार उसने ये बेवकूफ़ी नहीं की और वो इस जहाज को यहीं छोड़कर अपना न्यूयॉर्क निकल लिया।
न्यूयॉर्क जाने के बाद जब उसने ये घटना वहां पर बताई तो एलन ऑस्टिन के मालिक भी बुरी तरीके से डर गए और इन्होंने इस शिप को जर्मन को यानी जर्मन कंपनी को बेच दिया और जर्मन कंपनी ने इसका नाम मेटा रखा। जी हाँ, यही नाम मार्क जुकरबर्ग ने भी मेटा ही नाम रखा, सेम टू सेम। कहीं लगता है मार्क जुकरबर्ग ने यहीं से नाम नहीं चुराया हो। आपको चलिए एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूँ जो बर्मुडा ट्रायंगल से वापस लौटा था, वो भी जिंदा और सही सलामत। ये कहानी है ब्रूज सेरनन की। इन्होंने 4 दिसंबर 1970 को एंड्रोज से मियामी के लिए उड़ान भरी, जो कि 90 मिनट की यात्रा थी। शुरुआत में मौसम साफ था, 1000 फीट पर कुछ बादल आए, पर उनके बीच से उसने अपना प्लेन निकाल लिया। लेकिन जब 11,500 फीट की ऊंचाई पर वह पहुंचा तो उसने देखा उसके सामने काले बादलों से भरा एक तूफान था। वो तूफान और वो बादल थे वे सामान्य नहीं लग रहे थे, वे कुछ डिफरेंट और विचित्र टाइप के लग रहे थे। लेकिन ब्रूज के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, उसमें ही एंटर करना पड़ेगा क्योंकि वो वापस नहीं मुड़ सकता था। जैसे ही ब्रूज ने अपना प्लेन बादल के अंदर लिया तो बादल चारों तरफ से काला था, यानी कि उसमें सूर्य की रोशनी कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। यानी उस बादल की हरकत कोई सामान्य नहीं थी, वह तूफान कोई नॉर्मल तूफान तो नहीं लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था मानो ब्रूज के प्लेन को अपने आगोश में समा लेना चाहता है। उसके अंदर बिजली बहुत बुरे तरीके से कड़क रही थी और हवाएं काफी तेज चल रही थी, मानो वह प्लेन को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। बादल में एंटर करने के कुछ देर बाद ही ब्रूज के सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके थे, कंपास काम नहीं कर रहा था और रेडियो सिग्नल तो बिल्कुल जीरो हो चुके थे। और कुछ देर जब वो ब्रूज अपने प्लेन को बादल की तरफ लेके जाता है तो फिर उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो एक ही दिशा में प्लेन को बाहर उड़ाया जा रहा था स्पीड के साथ, तो उसको एक रोशनी दिखाई देती है जिस तरफ वो अपना प्लेन को मोड़ लेता है और उस रास्ते की तरफ बढ़ते बढ़ते वो रास्ता भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। लेकिन आखिरकार ब्रूज ने अपना प्लेन उस बादल से सक्सेसफुली तरीके से बाहर निकाल लिया। लेकिन परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बादल तो छट चुका था लेकिन मौसम धुंधला अभी भी बना रहा था, ब्रूज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि ब्रूज का जो रेडियो सिग्नल था वो वापस आ चुका था, कंपास उसका काम करने लग गया था और प्लेन ने अपने इंस्ट्रूमेंट वापस से पा लिए थे, वे ठीक तरीके से काम कर रहे थे। तो ब्रूज ने रेडियो से अपना संपर्क साधा और रेडियो से संपर्क साधने के बाद उन्होंने बताया कि आप मियामी में प्रवेश कर चुके। लेकिन ये बात तो हैरान कर देने वाली हुई है, क्योंकि इनके बीच से का जो सफर था वो कुल 400 किलोमीटर का था और जो प्लेन था, प्लेन को उड़े हुए 47 मिनट हुए थे। 90 मिनट का सफर प्लेन ने 47 मिनट में कैसे कर लिया, जबकि उसकी टॉप स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर की थी। यानी वो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो 47 मिनट में इस सफर को पूरा कर भी पाए। लेकिन जब धुंध छुटी तो ब्रूज की आंखें भी हैरान हो गई, क्योंकि वो मियामी में प्रवेश कर चुका था। तो ये घटना भी काफी मिस्टीरियस है, क्योंकि एंड्रोज से मियामी का सफर 400 किलोमीटर का उसने 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले प्लेन से 47 मिनट में कैसे कवर कर लिया। ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। द बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसका नाम द बर्मुडा ट्रायंगल पड़ा कैसे। तो बात है फरवरी 1964 की। विंसेंट एच गडीज ने आर्गोसी नाम की जो एक फिक्शनल मैगजीन है उसमें एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने नाम लिया द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। तो इसमें इन्होंने बेसिकली जो ये इंसिडेंट मैंने आपको बताया ना, तो इन इंसिडेंट का इसमें जिक्र किया और 1965 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश भी की थी इसी टाइटल से। तो यहाँ से ये फेमस हो गया था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। साथ ही द बर्मुडा ट्रायंगल के कई और भी नाम हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, सी ऑफ डूम, सारगासो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक। और ये जो ट्रायंगल शेप में है इसलिए इसको इनके जैसे द बर्मुडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल, इनके पीछे ट्रायंगल लगा दिया जाता है। और अब यहाँ तक आने के बाद मैं आपको कहूँ कि बर्मुडा ट्रायंगल कुछ नहीं है, बस एक झूठी हाइप क्रिएट कर दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में 400 पार की हाइप क्रिएट की थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ पर 3-4 इंसिडेंट हुए हैं और हॉलीवुड ने इस पर कई फिल्में, राइटर ने किताबें और यहाँ तक कि कुछ सॉन्ग भी पब्लिश कर दिए, क्योंकि लोगों को आखिरकार हॉरर और थ्रिलर देखकर ही तो मजा आता है। आपको बताते हैं कि सेम ट्रायंगल जापान के पास भी है, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर भी लगभग सेम इंसिडेंट हैपन हुए हैं, लेकिन जापान इस पर कोई फिल्म नहीं बना पाया, जिससे लोगों के पास पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ये वाले तो एनिमी बनाने में बिजी है ना। और आपको बता दूं कि इंडिया के पास भी ऐसा एक सेम ट्रायंगल है। यह जानकर आपको हैरानी हुई ना। अगर आप इन दोनों पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पर ले आऊंगा। और संयोग की बात है कि तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। और शायद आप लोगों को लगा होगा कि भाई बर्मुडा ट्रायंगल इतना खतरनाक है तो कोई भी शिप और प्लेन इस एरिया से होकर नहीं जाता होगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में शिप और प्लेन होकर जाते हैं और इतना बिजी होने के कारण कुछ एक्सीडेंट होना तो नॉर्मल ही बात है। और आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ के शिप का इंश्योरेंस भी काफ़ी लो प्राइस पर कर देती हैं, क्योंकि वे समझदार हैं, वे अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। और जब 1000 शिप यहाँ से जाएंगी तो एक्सीडेंट होने के चांस तो बनते ही हैं। और आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का तो कहना है कि वो मतलब जो बरमूडा ट्रायंगल को तो खतरनाक ही नहीं मानते। वे कहते हैं कि अब यहाँ पे इतना जो ट्रैफिक रहेगा तो कुछ दुर्घटनाएं तो हो सकती हैं। और बरमूडा ट्रायंगल वर्ल्ड की टॉप 10 डेंजरस वाटर बॉडीज में भी नहीं आता। अगर वो इतना ही खतरनाक होता तो कम से कम टॉप 10 बॉडीज में तो आ जाता, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाया। एक कारण हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे काफी ज्वालामुखी है, जिनमें से मीथेन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। और जब मीथेन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं तो वो पानी के घनत्व को कम कर देते हैं एकदम से, और तभी जब शिप वहां पर आती है तो वो एकदम से डूब जाती है, जिसका पता ही नहीं चलता। ये जो अब आप क्लिप देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जब बुलबुले जाते हैं मीथेन की तो क्या शिप डूबता है, और जी वाकई में शिप डूब जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व कम हो जाता है और शिप का घनत्व ज्यादा हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में शिप डूबने का एक बहुत बड़ा कारण है हरिकेन का। जी हाँ, अमेरिका टॉप सेकंड पे आता है हरिकेन के मामले में। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर क्यूबा। क्यूबा भी इसी के पास है, अमेरिका के पास, और वो भी फ्लोरिडा के पास। और जो ज्यादातर हरिकेन के जो ज्यादा मेन पॉइंट रहते हैं वे फ्लोरिडा के तट के पास ही रहते हैं, क्योंकि और फ्लोरिडा के तट के पास है बरमूडा ट्रायंगल। तो हरिकेन भी एकदम से आ जाते हैं और मौसम खराब होने के कारण आप समझ ही रहे हो ना, शिप डूब जाते हैं। शायद अब आप अंदाजा लगा रहे होगे, क्योंकि सारी शिप कहती थी पहले कि वेदर तो साफ है, लेकिन एकदम से वेदर सडनली चेंज हो जाता था। वो इन्हीं के कारण होता था, क्योंकि यहाँ पर हरिकेन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। आपने इन जितने भी इंसिडेंट घटे हैं इस वीडियो में, आपने एक बात नोट की होगी, वो बात बहुत ही कॉमन है। शिप में हो या प्लेन में हो, सबसे पहले कंपास खराब होता है। तो कंपास क्यों खराब होता है तो मैं बताता हूँ। एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है जिस पर कंपास काम करता है, लेकिन जो ट्रू नॉर्थ पोल होता है, जिसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल भी कहते हैं, इस डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये दोनों पोल हैं, ये एक जगह लाई कर देते हैं एक बिंदु पर, जिससे कंपास को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाने के लिए बना है। और जहाँ पर ये ऐसा होता है उसे बोलते हैं एगोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस वो होती है जहाँ ऐसा बिंदु जहाँ पर ये दोनों पोल एक जगह पर लाई करें। और जो ये एगोनिक लाइंस का केंद्र बिंदु है वो कई सालों से बहामास पे ही बना हुआ है। जो ये बहामास ट्रायंगल है उसी पे बना रहता है या उसके आसपास। ये 100-200 सालों में चेंज होता रहता है, ये एक तरह से स्थिर नहीं है। तो जो कंपास होता है वो बना होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम करने के लिए। जब ये दोनों एक जगह आ जाते हैं तो कंपास भी पूरी तरह से विचलित हो जाता है। इसलिए जो उसकी सुई है, यानी उसका जो डायरेक्शन है, वो पूरे तरीके से बेतरतीब तरीके से गोल घूमने लगता है। फिर एक पॉइंट और है जो है शैलो एरिया, यानी कि जो बहामास के पास बहुत सारे जगह ऐसी है जहां पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है और जो भूमि है वो ऊपर उठ जाती है। और इससे पहले जमाने के जो बाहरी शिप होते थे वे इसमें धंस जाते थे, जिसके कारण वे डूब जाते थे। तो ये शैलो एरिया भी काफी हद तक ये इंसिडेंट होने में मदद करता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी नहीं करेंगे। एक तो होती है अटलांटिक सिटी, यानी कि समुद्र के नीचे एक ऐसे सभ्यता बसी हुई है जो वहां पर राज कर रही है और अपने ऊपर से जाने वाले शिप को अंदर खींच लेती है। और दूसरी एक थ्योरी ये भी है कि वहां पर कोई राक्षस छिपा हुआ है, समुद्री राक्षस, वो उन शिप को अपने अंदर निगल लेता है। फिर एक टाइम ट्रेवल की थ्योरी है, मतलब इन थ्योरी को एग्जिस्ट नहीं करते। टाइम ट्रेवल की जो थ्योरी है इस पर मैं अलग से बात करूंगा, ये थोड़ी ही विश्वसनीय दिखाई देती है। लेकिन और तो वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुइयां, वही है। ये थ्योरी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ नहीं होती। जब बरमूडा ट्रायंगल को आसमान से यानी सैटेलाइट इमेज से देखा गया तो यहाँ पर जो क्लाउड था उनका पैटर्न था हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न में क्या होता है कि ये लगभग 50 किलोमीटर लंबे होते हैं, मतलब 50 किलोमीटर इनका फैलाव होता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट जितने लंबे होते हैं। और इनमें जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं। और इसमें जो इन हवाओं के विपरीत दिशा में कोई जहाज़ प्रवेश करता है ना, तो वो पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। अगर इनके साथ जिस भाव में ये हवाएं चल रही हैं उस हवा में अगर प्लेन एंटर करता है तो ये उसकी स्पीड बढ़ा देती है, यानी उसकी स्पीड पहले से कई गुना कर देती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्रूस था जिसका प्लेन 47 मिनट में मियामी पहुंच गया था, तो वो कैसे मियामी पहुंचा होगा। तो लगता है इसी ने उसको रॉकेट बना दिया होगा जिससे इसकी 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई होगी। तो ये शायद हो सकता है कुछ लिंक इनमें आपस में। और रही बात कोलंबस वाली, तो वो बहुत पुराना समय था, तो वो मीटियोराइट भी तो हो सकता है यार।
वो आसमान से ही तो कोई आग आ रही थी, और मीटियोराइट जब पड़ता है वो भी तो ऐसा ही दिखता है। और रही एलन ऑस्टिल वाली जो 1881 में घटना घटी थी, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत पुरानी घटना हो चुकी है और समय के साथ इस कहानी में ही पूरा बदलाव आ चुका होगा। आज की द बरमूडा ट्रायंगल की स्टोरी में इतना ही। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो इंडिया के ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा और जो जापान में ड्रैगन ट्रायंगल था उसके बारे में बात करूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपना पेज बनाया, तो उसको भी जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता और ज्यादा वीडियो अच्छी और बेहतरीन बनाने की। अगर आप मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करोगे तो मैं एडिटिंग लेवल एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, या कहूँ कि किसी दूसरे चैनल से कुछ क्लिप उठा ली और किसी से कुछ क्लिप उठा ली। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक अपना एडिटिंग स्टूडियो बनाऊं। अगर आप लोग मेरे को लाइक शेयर करोगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10,000, और 10,000 आने पर मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं आपको किसी और नई और बेहतरीन वीडियो में। बाय बाय।